चैनल। आज के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर है, एप्लीकेशन और प्रोसेस। इन सब के जितने भी प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। It is defined as a use of microorganism, plant and animal cell or other component to generate a product and services useful to ह्यूमन बीइंग। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि यूजफुल किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बहुत सारे कंपोनेंट जनरेट किए जाते हैं जिसका यूज़ करते हैं, जो यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। हमारी इस पूरी साइंस की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुकी है। बहुत सारे सब्सटेंस इसकी हेल्प से बनाए गए हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यही पूरी मैकेनिज्म को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कंपोनेंट को जनरेट करना, कंपोनेंट बनाना जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्लास ऑफ एंजाइम टू विच रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग। उस क्लास का नाम बताना है जिससे रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग करता है। उस क्लास का नाम है न्यूक्लियसेस। क्या होता है? न्यूक्लियसेस। एक होता है इंडो और एक होता है एक्सो। हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम बताना है। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, उस क्लास का नाम है न्यूक्लियसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस यूज्ड एज अ मीडियम। ये मीडियम बोले, ये हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मीन्स लिक्विड सब्सटेंस इन अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से मीडियम का या हम बोले कौन से मैट्रिक्स का यूज किया जाता है? उस मैट्रिक्स का नाम है अगारोस जेल। इसका यूज किया जाता है? अगारोस जेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल by injecting the DNA directly into the nucleus by using micro injection। माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके इंट्रोड्यूस कराना फॉरेन जीन को किसके अंदर? किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्टली, सबसे पहले डायरेक्टली उस किसके अंदर? उसके न्यूक्लियस के अंदर। सिंपल है कि कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी चीज का कोई इन्फेक्शन हुआ है या उसके अंदर वो जीन नहीं प्रेजेंट है, तो बाहर से जीन को, मतलब फॉरेन जीन का मतलब होता है बाहर से जब हम कोई भी जीन अपनी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसे कहते हैं फॉरेन जीन। तो बाहर से जब कोई भी जीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन जीन बोलते हैं। जब बाहर से कोई भी जीन डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस में उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। यहीं पे लिखा है यही प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है फॉरेन जीन को होस्ट सेल के अंदर बाय इंजेक्टिंग द डीएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। डायरेक्टली किसके अंदर? उसके न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस कराना। दिस फिनोमिना इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जीन थेरेपी एंड जीन क्लोनिंग। जीन थेरेपी और जीन क्लोनिंग के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, एक्सप्लेन करना है। कभी भी अगर हम डिफरेंस लिखें तो सबसे बेस्ट होता है लिखने का तरीका कि हम 2 कॉलम बना लें, दोनों के बीच में एक इधर लिखते एक इधर लिखते। इस तरीके से डिफरेंस लिखेंगे तो टीचर नंबर फुल देगा। जीन थेरेपी इट इज अ टेक्निक ऑफ रिप्लेसमेंट और अल्टरनेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी डिजीज। इसमें क्या होता है? जीन थेरेपी, नाम से ही पता चल रहा है कि जीन, किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस कराना। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है, मीन्स हेरिडिटरी डिजीज का मतलब होता है जो डिजीज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, उस डिजीज को कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज। जैसे
कोई डिजीज हुई, वो जेनेटिक वाइज मीन्स जनरेशन टू जनरेशन वो डिजीज ट्रांसफर हो रही है। अगर उस बॉडी मतलब कोई पेरेंट है उसके अंदर वो जीन नहीं प्रेजेंट है तो उसका जो बेबी होगा उसके अंदर भी वो जीन नहीं प्रेजेंट होगा। तो इस डिजीज को मीन्स ये जो ऐसे मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन हो रहा है और उसमें जीन नहीं प्रेजेंट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे कहते हैं जीन थेरेपी। जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है मीन्स खराब हो जाती है या नहीं प्रेजेंट होती है, उस समय उस जीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको डाला जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। अब जीन क्लोनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंटल जीन। इसमें क्या होता है, इसमें जब रिप्लिकेशन कराया जाता है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जब यूज किया जाता है उस समय जब डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनती है, मीन्स जैसे कि एक डीएनए इस तरीके से है और सेम डीएनए भी इसी तरीके का ही बनेगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, कोई भी वेरिएशन दोनों के बीच में नहीं होगा। तो वही जो आइडेंटिकल कॉपी बन रही है डीएनए की उसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। और जीन थेरेपी क्या होता है? जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है उसको करेक्ट करने के लिए उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि पैलिड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। जो डीएनए में बोलते हैं कि डीएनए कभी भी कटिंग होती है जब डीएनए की या डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को देख के ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है या डीएनए की कटिंग होती है। और उसका एक एग्जाम्पल बताना है। पैलिड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है अगर हम आगे से पढ़ें तो भी सेम आएगा, पीछे से पढ़े तो भी सेम वर्ड आना ही चाहिए, उसे कहते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब डीएनए की कटिंग को इंडोन्यूक्लियस करता है तो डीएनए की कटिंग को जब इंडोन्यूक्लियस करता है, काटता है डीएनए को, तब ये पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को देखते हुए डीएनए की कटिंग करता है। मीन्स जहाँ से नंबरिंग फ्रंट आगे से पढ़े तो भी सेम और पीछे से हम पढ़े तो भी सेम, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसे कहते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए की कटिंग करता है तो ये पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को देखते हुए ही डीएनए की कटिंग करता है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है, GAATTC, यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहाँ पे भी 3 प्राइम पे C है और यहाँ पे भी 3 प्राइम पे C है, CTTAAG, और 5 प्राइम पे भी G है, यहाँ पे भी 5 प्राइम पे G है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे से पीछे से दोनों तरफ से क्या है, वर्डिंग सेम है। इस तरीके के सीक्वेंस को कहते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब डीएनए कटिंग करता है मीन्स जब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की कटिंग करता है तो वो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हुए तभी डीएनए की कटिंग करता है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे से पीछे से दोनों तरफ से जब हम पढ़ेंगे नंबरिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी है 5 प्राइम पे भी G है, यहाँ पे भी 5 प्राइम पे ही G है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर कराना, ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कराना, और जेनिक का मतलब क्या हो गया, जीन। जब किसी भी एनिमल्स में जीन को ट्रांसफर कराते हैं या बोले जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अब जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे क्यों, या तो उसे हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है उस एनिमल को, और एनिमल के कंपैरिजन में जब किसी एनिमल को उससे भी ज़्यादा परफेक्ट बनाना हो ताकि उसका यूज़ हम अपनी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। किसी भी एनिमल के अंदर एक्स्ट्रा जीन को इंट्रोड्यूस कराना ताकि उसको और एनिमल के कंपैरिजन में हम स्पेशल बना सके, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर कराना, जेनिक का मतलब क्या हो गया, जीन को ट्रांसफर कराना। तो जब किसी भी एनिमल के अंदर एक्स्ट्रा जीन को ट्रांसफर कराते हैं उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स।
Next question is, what is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase, that is ADA deficiency. पहले तो ये बताना पहले पार्ट में कि जीन थेरेपी क्या होता है, दूसरे पार्ट में ये बताना है कि ये जो एडेनोसिन डीअमाइनेज की डिफिशियंसी थी, एडीए डिफिशियंसी थी, इसको एक्सप्लेन करते हुए, इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए जीन थेरेपी को बताना है। जीन थेरेपी का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जीन डिफेक्टिव होगी या वो जीन नहीं प्रेजेंट होगी, तब जो है उसकी जगह पे किसी भी जीन को, मतलब जो जीन एब्सेंट है उस जीन को इंट्रोड्यूस कराना, बॉडी के अंदर इंसर्ट कराना, ये जीन खराब हो चुकी है उसकी जगह पे दूसरी जीन को इंट्रोड्यूस कराना, दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। अब एडीए क्या है? एडीए जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। एडीए एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। मीन्स ये इम्यूनिटी को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक 4 साल की बच्ची थी, 1990 में एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके अंदर ये एडीए एंजाइम एब्सेंट था, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक था। मतलब इतना ज़्यादा वीक था कि अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में भी आ जाए तब उसकी डेथ हो सकती, इतना ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम क्या था? वीक था। ये एंजाइम उस बच्ची के अंदर क्या है? एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं थी। तब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था सबसे पहले इसके लिम्फोसाइट में जब इंट्रोड्यूस कराया गया था तो लिम्फोसाइट में वो परमानेंट के लिए क्यूरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिम्फोसाइट का जो है लाइफ स्पैन होता है कुछ दिनों का, तो वो जब तक उसकी लाइफ स्पैन होगी तब तक वो एंजाइम एक्टिवेट होगा, जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी वो एंजाइम भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी वजह से लिम्फोसाइट में परमानेंट क्यूरेबल नहीं होता। उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीन्स जब बेबी का डेवलपमेंट होता उस समय इंट्रोड्यूस कराया गया था। तब जो है वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था तब वो उसके लिए क्या था? परमानेंट क्यूरेबल था। बट जब लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराया गया था तो वो उसके लिए परमानेंट क्यूरेबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम बताना। सबसे पहला एनिमल ऐसा कौन सा है जिसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक काउ है रोजी काउ। कौन सा काउ? रोजी काउ। और अगर फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम पूछा जाए तो वो है टोबैको। क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इज टोबैको एंड फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल इज रोजी काउ। काउ सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है और प्लांट कौन सा है? टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन 4 एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल का भी एडवांटेज पूछा जा सकता है और ट्रांसजेनिक प्लांट का भी एडवांटेज पूछा जा सकता है। तो दोनों बुक में लिखा हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जब कोई भी एनिमल है उसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तब उसको, इसलिए उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि फर्दर हम स्टडी कर सके। मीन्स अगर हमको किसी जीन के बारे में स्टडी करना है, किसी डिजीज के बारे में स्टडी करना है तो उस ट्रांसजेनिक एनिमल से हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वैक्सीन, मतलब जैसे वैक्सीन देखना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत सारा बेनिफिट होता है। उसके बाद अगर प्लांट की बात करें, ट्रांसजेनिक जो नया प्लांट बनेगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, मेंशन द एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का एडवांटेज लिखना है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का एडवांटेज ये होगा, जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा वो क्या होगा? स्पेशल होगा, और जो प्लांट होंगे उनके कंपेरिजन में वो ट्रांसजेनिक प्लांट जो होगा सबसे अलग होगा। वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और उसके ऊपर हम कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी भी और प्लांट के कंपेरिजन में क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी। इस तरीके से कुछ एडवांटेज होते हैं किसके? ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल के। The next question is, how is oxygen deficiency caused in the body by consuming tobacco? टोबैको के कंज्यूम करने से किस तरीके से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में? इसमें क्या पूछा? हाउ इज ऑक्सीजन डिफिशियंसी कॉज्ड इन द बॉडी बाय कंज्यूमिंग टोबैको। टोबैको को कंज्यूम करने से किस तरीके से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है? टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन
मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जल्दी बाइंड करता है, उतनी जल्दी हमारा ब्लड नहीं बाइंड कर पाता, मीन्स उतनी जल्दी आरबीसी हीमोग्लोबिन से नहीं बाइंड कर पाता जितनी जल्दी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंटिन्यूअस हीमोग्लोबिन से आके बाइंड कर देता है और आरबीसी को नहीं बाइंड करने देता है, मीन्स ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाता है इस हीमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और हीमोबॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से तो हीमोबॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जल्दी कौन बाइंड करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब बॉडी में कोई भी पर्सन टोबैको को स्मोक करते हैं उसके स्मोकिंग में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, उतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी तो कंटिन्यूअस डिमांड करती है ऑक्सीजन के लिए, बट जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर रहा है और हीमोबॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तब ऑक्सीजन की क्या होती? बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती। क्यों डिफिशियंसी होती? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर्स क्या होते हैं? बॉडी में इंक्रीज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी डिजीज जिसमें किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारी सेल जो होती है, मतलब अपनी ही सेल को क्या करने लगती है? डैमेज करने लगती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जिसमें खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और इसका एक एग्जाम्पल होगा रुमिनेंट एथराइटिस। क्या होगा? रुमिनेंट एथराइटिस। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट में सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आती है? इसमें खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती है, उसे कहते हैं रुमिनेंट एथराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कम्युनिकेबल डिजीज, मलेरिया। इस चारों में एक छोटा छोटा नोट्स लिखना है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती, मीन्स पहले से ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बाहर से किसी भी इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही इम्यूनिटी लेके आई है मेरे बर्थ के समय से ही। जब कोई भी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, टीयर हो गया, स्लाइवा और PRML और RBC हो गया, WBC हो गया और नेचुरल किलर सेल हो गया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी को वो प्रिवेंट करती है अगेंस्ट द एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी हमें चाहिए, एक्वायर्ड मीन्स उसकी ज़रूरत है। जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन इंटर करता हमारी बॉडी में तो उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब सेकेंड टाइम इंटर करता तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब फर्स्ट टाइम कोई इंटर कर रहा है कोई पैथोजन तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाती है उससे फाइट करने के लिए उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसके बाद जब सेकेंड टाइम अटैक करता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब कोई पैथोजन अटैक करता है उस समय जब कोई एंटीबॉडी बनती है या बाहर से उसी एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो पहले से प्रेजेंट है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज, या हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है उनके कांटेक्ट में आने से, उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, देन नेक्स्ट इज निमोनिया। ये सब डिजीज कैसी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम। ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस
मॉस्किटो। और ये कैसी डिजीज होती है? दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोवन डिजीज। इसमें क्या होता है, इसका ये जो पैरासाइट होता है ये अटैक करता है स्पोरोजॉइड के फॉर्म में। स्पोरोजॉइड इंटर करता है किसमें? सबसे पहले लीवर सेल पे अटैक करता है। लीवर सेल के बाद वो आरबीसी जो भी नई नई आरबीसी बनती है उसको वो कंटिन्यूअस